रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा आपने कहा कि अगर हम बात करें फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए बेटा अपन कह रहे कि टेम्परेचर इफेक्ट या पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर देखें तो रेजिस्टेंस बेटा अपने को मिला R इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। ये बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि अगर हम बात करें बेटा फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर बेटा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रिलैक्सेशन टाइम टो है दैट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉलिजन फास्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होता है तो बेटा अपन कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बेटा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और अगर इसका इफेक्ट देखे होगा कैसे बेटा, किस टाइप से वेरी करता है, तो हम कह सकते हैं आर इक्वल्स टू या आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में कुछ इस टाइप से वेरी करेगा। आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा, जहाँ पर अल्फा जो है इसको बेटा अपन कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर नॉट है, और आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस है, टी डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर टी है। तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। वही बेटा अपन कह रहे कि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, एक दूसरा मटेरियल सेमीकंडक्टर होता है, तो सेमीकंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर हम कहेंगे इंक्रीज हो रहा है, when temperature will increase तो number of charge carriers will increase, number density that will increase, और नंबर डेंसिटी जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेमीकंडक्टर के लिए बेटा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होता है और कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर के साथ में बेटा रिलेशन देखें तो हमें मिलता है आर टी आर नॉट 1 माइनस अल्फा टी के इक्वल होता है। ये अपन कह रहे कि इसका रिलेशन है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसीलिए समर में आप देखोगे कि फैन बहुत स्लो चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो केबल होती है, जो वायर होती है, उसी का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण उनको वोल्टेज कम मिलता है, और वोल्टेज कम मिलता है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत स्लो चलने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ड्रॉप वायर के अंदर, केबल के अंदर ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कम पोटेंशियल मिलेगा, इसलिए उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ से जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर कंडक्टर ऑफ लेंथ बेटा अपन कह रहे कि एल है, कंडक्टर की लेंथ एल के इक्वल है, इसका क्रॉस सेक्शन बेटा ए के इक्वल है। तो रेजिस्टिविटी बेटा अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जैसे रेजिस्टेंस जो है
resistance of a conductor, resistance of a conductor is first directly proportional to the length, directly proportional to the length, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब बेटा हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। एंड सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइंडली अगर लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 1 एंड 2 से अपने को मिला R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाकर एक कांस्टेंट बेटा अपन लिखेंगे R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। और यहाँ पे बेटा जो रो है, जो रो है उसको अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहेंगे। रो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड विच इज कॉल्ड resistivity or the specific resistance, resistivity of or specific resistance, इसको अपन resistivity और specific resistance कहेंगे। और है क्या बेटा, रो मिलेगा किसके इक्वल, तो रो इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं R A अपॉन L के इक्वल होगा। ये बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, R A बाई L कहेंगे। R की यूनिट क्या होता है बेटा, ओम। A की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है बेटा ओम इंटू मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट है, ओम इंटू मीटर। अगर मैथमेटिकली अपन डेफिनेशन देखें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या, तो यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं इफ A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ बेटा वो भी 1 मीटर के इक्वल है, तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के इक्वल है, रो बेटा R के इक्वल होगा। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ a 1 meter length and 1 meter square cross section area of conductor is equal to the resistivity of the material। मतलब मैं ये कह सकता हूँ resistivity is equal to the resistance of a conducting wire which has length 1 meter and also having cross section area 1 meter square। Resistivity is equal to the resistance of a conducting wire which has length 1 meter and also having cross section 1 meter square बेटा। अभी जैसे अपन कह रहे हैं कि हमें बेटा रेजिस्टिविटी क्या मिला,
रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी है। और आर का फॉर्मूला क्या था बेटा? आर का फॉर्मूला था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू। इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि रो इक्वल्स टू हमें मिलता है अपॉन एम अपॉन ये बेटा एन ई स्क्वायर टू के इक्वल होगा। ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रो इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टू। अभी देखो इससे हमें पता चलता है कि रेजिस्टिविटी वो मटेरियल या रेजिस्टेंस की लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी यहाँ पे अपन लिखेंगे resistivity of a wire does not depend on length L and cross section area रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस किस पे डिपेंड करेगी? तो एक तो बेटा अपन कह रहे एन, एन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। और टू किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट हम कहेंगे नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब एन वो नेचर पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड टेम्परेचर, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब जो नंबर डेंसिटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी, और दूसरा टेम्परेचर, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए बेटा, जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जैसे अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में किस टाइप से वेरी करता है। यहाँ पे अपन रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को दूसरा अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसमें भी बेटा दो केस अपन देखेंगे। जैसे हमने कहा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ए स्क्वायर टू। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, एम अपॉन एन ए स्क्वायर टू। यहाँ पे एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एन वो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, जिसे अपन कहेंगे नंबर डेंसिटी। एंड ई जो है वो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एंड जो टो है उसको अपन कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो इज रिलैक्सेशन टाइम। अभी देखो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट केस हम देख रहे फॉर कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के लिए हम कह रहे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हम कह रहे कि रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। और यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं कि टी इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज। और इफेक्ट किस टाइप से होगा? तो जैसे हमने रेजिस्टिविटी में देखा था, रेजिस्टेंस में देखा था,
सेम उसी टाइप से रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी के इक्वल होगा। रो टी इक्वल्स टू बेटा रो रेजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है। हम कंडक्टर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये बेटा अपन कह रहे हैं कि रो टी है, ये टेम्परेचर एक्सिस है। ये कर्व बेटा अपने को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो इसमें अपन कह रहे कि इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये अपने पास है, ये रो नॉट है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हम कह रहे हैं कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हालांकि यहाँ से अगर कर्व ड्रॉ करेंगे रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो अपन कह रहे कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। बट अपन कह रहे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इसका मिलता है। तो जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर इस टाइप से इंक्रीज होता हुआ अपने को कर्व मिलेगा। ये किसके लिए हमने ड्रॉ किया बेटा? फॉर कंडक्टर। ये कंडक्टर के लिए अपन कह रहे कि ग्राफ है, जहाँ पे अपन कह रहे रो नॉट रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस है। रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस है। अल्फा इसको अपन कहेंगे थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टर के बाद में जैसे ये बेटा हमने कंडक्टर के लिए ड्रॉ किया। अगर हम कुछ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल की अगर अपन बात करें, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ फॉर नाइक्रोम। अगर अपन देखें नाइक्रोम जो मटेरियल है वो बेटा हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है ना। नाइक्रोम अपन कह रहे कि एक मिक्स निकल और क्रोमियम। यस बेटा, हम कहेंगे निकल एंड क्रोमियम का मिक्सचर होता है बेटा, निकल एंड क्रोमियम। और उसका यूज किस में होता है? तो आयरन के अंदर अपन नाइक्रोम यूज करते हैं। आयरन जो होता है ना, प्रेस अपन करते हैं, आयरन करते हैं, तो उसके अंदर अपन कह रहे हैं कि या इलेक्ट्रिक कैटल, उसमें इस नाइक्रोम हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल को यूज किया जाता है। तो हम कहेंगे कि इन आयरन और इलेक्ट्रिक कैटल we use नाइक्रोम। और नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे हाई होती है, मतलब अपन कह रहे हैं, और थर्मल कोफिशिएंट भी हाई होता है। हाई नाइक्रोम जो है उसका हाई थर्मल कोफिशिएंट होता है, हाई थर्मल कोफिशिएंट। और अगर बेटा अपन कह रहे कि इसका टेम्परेचर के साथ में अपन ग्राफ प्लॉट करें तो थोड़ा सा चेंजेज है बेटा। ये अपन कह रहे कि रो टी, ये टेम्परेचर एक्सिस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में कुछ इस टाइप से ये वेरी करेगा। ये नाइक्रोम का ग्राफ है बेटा फॉर नाइक्रोम। अगर अपन सेमीकंडक्टर की बात करें, ये नोट कर दिया कंडक्टर फॉर सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर के लिए बेटा अपन कह रहे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे जो नंबर डेंसिटी है दैट विल आल्सो इंक्रीज। फ्री चार्ज कैरियर्स बेटा जनरेट होंगे तो एन इंक्रीज होता है, और एन इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो सेमीकंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। अभी कैसे डिक्रीज होगी बेटा, तो उसको अपन एक ग्राफ से यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि जैसे अपने पास ये रो टी है, ये बेटा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर अपन केल्विन में ले रहे हैं, तो ये केल्विन में टेम्परेचर है। और इसका ग्राफ अपन कह रहे कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। हालांकि अपन कह रहे कि इस रेजिस्टिविटी देखिए टेम्परेचर के साथ में रिलेशन, तो रो नॉट
1 माइनस अल्फा टी के इक्वल होता है। रिलेशन तो बेटा अपन कह रहे कि विथ नेगेटिव स्लोप है, जबकि ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस अल्फा टी के इक्वल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो रही है। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जबकि कंडक्टर में करंट कम हो जाता है। कंडक्टिविटी बेटा अपन कह रहे हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स है उसको अपन कंडक्टिविटी कहेंगे। तो सिग्मा इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, और इसकी यूनिट है वो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स के इक्वल होगा। और ओम इनवर्स को अपन मो भी लिख सकते हैं, मो इंटू मीटर इनवर्स, या हम इसको सीमेंट इंटू मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये अपन कह रहे हैं, ये जो सिंबल बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है इसको अपन पढ़ेंगे मो, तो मो इंटू मीटर इनवर्स, और जो एस हमने लिखा है उसको अपन साइमन भी कह सकते हैं। तो हमें कभी कभार ये पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी उसकी यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या मो इंटू मीटर इनवर्स, या साइमन इंटू मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। और फॉर्मूला क्या होगा, तो सिग्मा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। मतलब कंडक्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो हम कह रहे कि एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा बेटा अपन कहेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे हमने रेजिस्टिविटी का देखा था उसका जस्ट रिवर्स था। अगर हम फॉर कंडक्टर के लिए बात करें तो कंडक्टर के लिए बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या इफेक्टिव होगा बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज होगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगा। कंडक्टर के लिए बेटा टेम्परेचर के साथ में कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। और वही अपन अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी सॉरी सेमीकंडक्टर के लिए अगर अपन बात करें, फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, मतलब कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो ये दूसरा आपने कंडक्टिविटी को डिफाइन किया। टेम्परेचर क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 100 ohm, then find the temperature when the resistance of the material becomes 117 ohm. The thermal coefficient is 1.7 into 10 to the power minus 4 degree Celsius, minus 4 per degree Celsius. तो रेजिस्टेंस एट R टेम्परेचर naught R नॉट RT 1 प्लस अल्फा टी बेटा। आर टी कितना इसमें RT होगा 117 117, आर नॉट कितना गिवन है 100 ohms 100, अल्फा कितना गिवन है 1.7 1.7 into 10 इंटू is 10 पावर माइनस 4, और टी हमें फाइंड करना है। बस वैल्यू रख लेते हैं, आर टी की जगह बेटा 107, ये अपने को 100 1 प्लस 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू टी हो गया। तो इसको अपने लिखा 117 माइनस 100 इक्वल्स टू, ये अपने लिखा 100 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू टी हो गया। तो टी को अपन लिख सकते हैं
117 माइनस 100 बेटा कितना 17 अपॉन ये हो गया 17 इंटू 10⁻³ और उसको अपन लिख सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस में। तो टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस की। A block has the dimension 100 meter into 1 meter into 1 meter. Then find the resistance of the block about the square face given specific resistance 4 into 10⁻⁻6 ohm into meter. अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है, डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन अपने को दिया हुआ। ये अपन कह रहे कि एक ब्लॉक अपने पास दिया है और हमें स्क्वायर फेस के अबाउट बेटा इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एरिया होगा बेटा 1 into 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ को अपन 100 मीटर लेंगे। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसने दे रखा है कि 100 स्क्वायर जो फेस है उसके अबाउट अपनी को यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्क्वायर फेस कब होगा, जब साइड 1 और उसकी अपन कर विड्थ है वो भी 1 होगा। लेंथ अपन कह रहे कि इसकी 100 मीटर होगा। अभी अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए के इक्वल होगा। रो हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻6, एल की वैल्यू कितना है 100 मीटर और एरिया 1 के इक्वल है। तो यहाँ से अपने को मिला 4 इंटू 10⁻⁻4 ओम। ये अपन कह रहे कि इसका रेजिस्टेंस होगा। दैट इज द आंसर। वैल्यू find the temperature when the resistance of the copper wire becomes double. अल्फा अपने को गिवन है 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करो बेटा इसको। वायर बिकम्स डबल, इसमें बेटा अपन करें फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर बिकम्स डबल देन एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है उसकी कंपेरेटिव डबल हो जाता है। ये अपने को फाइंड करना है और कोफिशिएंट अपने को दे रखा 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। So 2RT is equal to R naught into 1 minus 1/273 into T. या वैसे, right? सॉल्व करो इसको। वन प्लस अल्फा टी सब कुछ दिया हुआ अपने पास। आर टी इसने कहा कि डबल हो जाए तो उसको 2R0 रख दिया, ये R0 रख दिया। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1/273 और ये टी हो गया। R0 से R0 कैंसिल आउट तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस टी बाई 273 हो गया। और उसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इक्वल्स टू टी बाई 273। तो टी इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। So मैंने 2RT लिखा था, इसलिए So if the length of the wire is increased by 1% by stretching, then find the percentage increment in resistance. देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन कह रहे हैं कि जैसे हमने हमारे पास फॉर्मूला बता R इक्वल्स टू क्या है रो एल अपॉन ए के इक्वल है। जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शन कम होगा, लेंथ इंक्रीज होगा तो क्रॉस सेक्शन कम होगा। बट क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है, केवल लेंथ के बारे में है। तो
क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड कर दिया, ताकि वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। तो रो इक्वल्स टू हमें मिला रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं बट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो रो भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट। तो आर जो है वो अपन कह रहे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रो एल स्क्वायर अपॉन वी है। और इसमें बेटा मैं एरर एनालिसिस लगा सकता हूँ डायरेक्टली, और एरर एनालिसिस जब अपन लगाएंगे तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू रो और वी तो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू हम पावर को आगे ले ले तो 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एरर एनालिसिस हमने 11th में हटा दिया था इस बार, बट इसको देखो कैसे अपन सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल से इसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर अपन कह रहे कि z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई z इक्वल्स टू, ये जैसे अपन कह रहे कि ए स्क्वायर बी रूट सी के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर z में फ्रैक्शनल एरर अगर पूछा जाए डेल्टा z बाई जेड, तो हमें क्या करना, पावर को आगे रखना है। तो a की पावर 2 है तो 2 को आगे रखा, इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, बी की पावर 1 है तो सेम 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी, और सी की पावर 1/2 है तो 1/2 इंटू डेल्टा सी बाई सी। ये बेटा फ्रैक्शनल एरर इन जेड इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर रो और वी बेटा कांस्टेंट है, तो एल स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने एल की पावर को आगे रख दिया 2 और डेल्टा एल अपॉन एल लिखा। परसेंटेज के लिए मैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू बेटा 100 इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो यहाँ से बेटा अपने को कितना मिलेगा, 2। डेल्टा एल अपॉन एल 1% दिया हुआ है, तो इसको 1%, तो फाइनली अपन करें 2%, मतलब 2% से इंक्रीज होगा। तो जब लेंथ को 1% इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस 2% से इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। यहाँ इस रिलेशन से हमें पता चला कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो एल बढ़ने पर आर है वो भी इंक्रीज होगा। Length of the wire is increased by 2% by stretching, then find the percentage increment in resistance। फाइंड करो। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड किया, तो R इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन बी हो गया। और हम इसको कह सकते हैं कि डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल यूजिंग एरर एनालिसिस। फिर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। मीन्स इसको अपन कह सकते हैं डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल्स टू 2, और डेल्टा एल कितना परसेंट दिया होता है, 2%, तो इसको हमने 2% लिख दिया। 2 इंटू 2 4%, मतलब 4% से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। The length of the copper wire increases by 100% by stretching, then find the percentage increment in resistance and resistivity। ये बेटा क्वेश्चन है। अभी इसको बेटा अपन जो एरर एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। एरर एनालिसिस जहां आपने कहा डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल, वो तभी अप्लाई करेंगे जब परसेंटेज इंक्रीमेंट लेस देन 5% है। 5% से ज़्यादा है तो हम एरर की बजाय कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे। जैसे हमें बेटा रिलेशन मिला था आर इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन बी, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे R1 बाई R2, पहले रेजिस्टेंस अपन फाइंड कर रहे हैं, L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर। R1 R के इक्वल है, R2 अपने को फाइंड करना है। इनिशियल लेंथ L है, 100% इंक्रीज किया तो L का 100% L होगा, तो ये 2L हो गया L2 का, तो 2L का स्क्वायर हो गया।
एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/2 स्क्वायर बटा 1/4 मिला। तो जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स आर हो गया। लेंथ को 100% इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा है। अभी हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछा गया, तो पहले तो अपन कहेंगे डेल्टा आर क्या होगा। तो डेल्टा आर को अपन लिख सकते हैं R2 माइनस R1। फाइनल रेजिस्टेंस कितना 4R, इनिशियल कितना था R, तो ये कितना मिला 3R। अभी हमें परसेंटेज चाहिए, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो यहाँ से हमने लिखा 3R अपॉन आर इंटू 100। आर से आर कैंसल आउट एंड दैट विल बी इक्वल टू 300%। तो ये अभी अपन करके एज आंसर अपन याद रखेंगे कि 300% से इंक्रीज होगा। अब सेकेंड बेटा पार्ट इसमें पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी में परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे कि रेजिस्टिविटी depends on nature property depends on nature of the material only. Nature of the material it does not depends on length and cross section. It does not depend on length and cross section. Length and cross section. Hence, it is remains same. It is remains unchanged. उस पर कोई चेंज नहीं होगा।